एक किस्सा कई दिन से भीतर कुलबुला रहा है। कह रहा है मुझे बयां कर दो ताकि मैं जगह खाली कर सकूं और कोई और किस्सा मेरी जगह बस सके। मुक्त होने की चेष्टा में लीजिए, पढ़िए मेरा ये अनुभव। बच्चों को अच्छी बातें सिखाने, उन्हें समाज में उनकी महत्ता का एहसास कराने और उन्हें सपनों का वजूद समझाने के अपने शौक के चलते एक दिन मैं एक अनाथ आश्रम पहुंची। लगभग 20 टीनेजर लड़कियों के साथ वर्कशॉप की। बहुत अच्छा लगा। हंसते मुस्कुराते चेहरे, अपनी जड़ों की खोज में अपनी उदासी को छिपाने की चेष्टा करते। जब मैंने उनसे विदा ली, आंटी हमारे साथ टाइम बिताने फिर कब आओगे? यह पूछ कर उन्होंने मुझे भाव विभोर कर डाला। बहरहाल लगभग 2 महीने बाद मैं पुनः उनके बीच पहुंची, कुछ और बातें करने। इस बीच उनमें से एक धीर, गंभीर व प्यारी सी 16 वर्षीय लड़की, जिसने मेरी 2-3 बार फोन पर बात हो चुकी थी और पिछली वार्तालाप में उसने कहा था, आंटी अब जब भी आप आएं मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। दूसरी वर्कशॉप के दौरान मैंने नोटिस किया वह बिल्कुल चुप बैठी बारीकी से मुझे निहार रही थी। बाद में जब सभी लड़कियां चली गईं, उसने बताया कुछ महीने पहले मुझे एवं एक और लड़की को यहाँ से कुछ दूर शहर के एक दूसरे अनाथ आश्रम में भेजा गया था। हालांकि हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वहाँ के स्कूल में हमारा दाखिला करा दिया गया। लेकिन वहाँ एक कुक था जो मुझे और उस लड़की को तंग किया करता था। उसकी दहशत हमारे दिलों में ऐसी बैठी कि हम पहले ही यूनिट टेस्ट में फेल हो गए और वहाँ के इंचार्ज ने नाराज होकर हमें वापस यहाँ भेज दिया। नतीजा यह है कि यहाँ के इंचार्ज फादर भी हमसे, खास करके मुझसे इतना नाराज हैं कि उन्होंने मेरे स्कूल जाने पर रोक लगा दी। अब मैं 10वीं कक्षा में हूँ और यह साल मुझे व्यर्थ जाता दिख रहा है। वह दूसरी लड़की प्रतिदिन कैंडल जलाकर प्रार्थना किया करती थी कि वो यहाँ से निकल जाए। आंटी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो ना, ये सच है। उसे उसका भाई मिल गया जो आकर उसे यहाँ से ले गया। क्या आप किसी प्रकार मेरी मदद कर सकती हैं? मैं सन्नाटे में थी। नहीं सोचा था कि जब हम एक कदम किसी काम के लिए बढ़ाते हैं तो नए प्रकार के 10 काम व उनसे जुड़ी चुनौतियाँ हमारे लिए पहले से ही तैयार रहती हैं। मेरी तंद्रा भंग करते हुए उसने जोड़ा, यहाँ कई लोग आते हैं। मैंने कईयों से बात की, किंतु सब ये कहकर चले जाते हैं कि ठीक है कुछ करेंगे। तभी मैंने उनके हॉस्टल के इंचार्ज फादर से बात की। उन्हें भी पूरा किस्सा मालूम था। समाधान पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे 18 वर्ष की आयु तक CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में रहते हैं। यदि आप एक अभिभावक की भांति CWC के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करें और इस बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर बाहर किसी प्राइवेट हॉस्टल में 18 वर्ष की आयु तक इसकी पढ़ाई करवा दें तो सही रहेगा। इसके बाद वह स्वतंत्र है, आगे जो ये करना चाहे कर सकती है। मेरे पूछने पर ये तो बच्ची को गोद लेने जैसा हुआ ना, उन्होंने उत्तर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि आप इसे अपने घर में ही रखें। अचानक आई इस चुनौती की ऊहापोह में फंसी मैंने उत्तर दिया, ठीक है देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। भीतर से कहीं कुछ खुश मैं लौटी, सोचते हुए कि चलो कुछ और अच्छा काम करने का मौका मिला। दिल से सोचने वाले ऐसे ही बावले होते हैं, बिना अधिक सोच विचार के खुश हो लिया करते हैं। यही हुआ। जब पति जी से इस विषय पर चर्चा की तो 100 प्रश्न उत्तरों की तलाश में निकल पड़े। यदि इस अनाथ आश्रम में 12 से 18 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं तो यहाँ से पहले बच्ची कहाँ रहती थी?
उसे वहां भी वापस भेजा जा सकता है। क्या उस स्कूल के इंचार्ज की शिकायत नहीं करनी चाहिए जो बच्ची को स्कूल आने से रोक रहा है, इत्यादि। हम उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं। हॉस्टल के इंचार्ज से कहो कि संरक्षक वह बन जाए। अभिभावक बनने का अर्थ है गोद लेना, और फिर जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी तब। ये ऐसे व्यवहारिक प्रश्न थे जिनके बारे में ना मैंने सोचा था, ना ही इनके उत्तर मेरे पास थे। फिर भी मुझे असहमत कोफत हुई। आपको ही ऐसे प्रश्न क्यों सोचते हैं? खैर, अगले दिन से मेरा प्रयास पुनः आरंभ हुआ, इस बार नए प्रश्नों के साथ। हॉस्टल के इंचार्ज ने साफ कहा कि वो संरक्षक नहीं बन सकते। मेरे पूछने पर कि यदि आप किसी और को जानते हो जो यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार हो तो बच्ची की पढ़ाई पर हम स्पॉन्सर कर देंगे। इसका जवाब भी नकारात्मक था। स्कूल के इंचार्ज की शिकायत करनी भी फिजूल थी, इससे मामला और बिगड़ सकता था। वापस दूसरे हॉस्टल भेजने की बात बाद में, पहले बच्ची के 10वीं के एग्जाम किसी तरह दिलाने थे। 2-3 दिन परेशान रहने के बाद अचानक मुझे ऐसे व्यक्तित्व की याद आई जो इस विषय की सबसे अच्छी जानकार थीं और जिनसे मैं भली प्रकार सलाह ले सकती थी। वे थीं रुचि तनेजा, शहर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट व मेरी परिचित। मैंने उन्हें कॉल कर किस्सा सुनाया और देखा जाए तो सही मायनों में उन्होंने मुझे यथार्थ से परिचित करवाया। वे बोली, पूरी कहानी कुछ और होती है। अभी आपने केवल एक पहलू देखा है। ऐसा नहीं है कि वह बच्ची ही गलत होगी, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसका शारीरिक शोषण भी हुआ हो, जो वह आपको झिझक के चलते ना बता पाई हो। किंतु यह भी सच हो सकता है कि मामला बिल्कुल इससे उलट हो। वैसे भी इस अनाथाश्रम के शीघ्र ही बंद होने के ऑर्डर हुए हैं, क्योंकि वहाँ की कमेटी का कहना है कि बच्चे उनसे संभलते नहीं। रुचि ने कहा, आपका जो सोशल स्टेटस है उसके चलते कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, किंतु भविष्य में यदि कोई भी बात होती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, सीधे आपके पति, बेटे या पिता पर आरोप लगेंगे। आगे आप समझदार हैं। इसका सीधा समाधान ये है कि CWC की डायरेक्टर को एक पत्र लिख समस्या का ब्यौरा दिया जाए और उसकी एक कॉपी मुझे भी भेज दीजिएगा। वे ही तुरंत इस पर कार्यवाही करेंगे। मैंने हृदय से उनका धन्यवाद किया और पति के व्यवहारिक स्वभाव के समक्ष एक बार पुनः स्वयं को नतमस्तक पाया। अगले ही दिन मैंने अनाथाश्रम फोन कर उस बच्ची से बात की, उसे समझाया एवं हॉस्टल के इंचार्ज से बात कर उन्हें भी CGM एवं CWC का एड्रेस दिया। किंतु जाने क्यों मुझे लगा कि कुछ नहीं किया जाएगा। करीब महीना भर बीत जाने पर मैंने उनकी प्रगति जानने के लिए मैसेज किया, किंतु कोई उत्तर नहीं आया।